नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी अलीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलीम, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, बड़ी खबर इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। बिहार के प्रभारी बदले जा सकते हैं, भक्त चरण दास को बदला जा सकता है। राहुल के विदेश से लौटने के बाद इस बात की घोषणा भी संभवतः जताई जा रही है, प्रियंका गांधी प्रचार की कमान संभालेंगी। तो बिहार के सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है विभा। शुक्रिया अलीम। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसमें फेरबदल संभव हो सकता है कांग्रेस के अंदर और बिहार के प्रभारी बदले जा सकते हैं। भक्त चरण दास को बदला जा सकता है। कांग्रेस संगठन में ये फेरबदल संभव है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद इसकी घोषणा संभवतः संभव होगी। और संवाददाता रवि सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि, राहुल गांधी के लौटने के बाद ये फेरबदल, ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अपने संगठन को धार देने की इस वक्त कोशिश कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए, और इसकी शुरुआत हुई थी कुछ दिन पहले। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया था और वहां पे शक्ति सिंह गोहिल को प्रदेश अध्यक्ष, जो कि पहले बिहार के प्रभारी भी रहे थे, उनको बनाया गया। अभी सूत्र बता रहे हैं कि बिहार और झारखंड में भी फेरबदल होने हैं। झारखंड में कई लीडर्स दिल्ली में थे और उनके तरफ से मांग की जा रही है कि वहां पे प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए। तो कार्यकाल देखा जा रहा है, मंथन जारी है। जो तमाम स्टेट के लीडर्स तो सहयोगी हमारे जानकारी दे रहे थे कि जिस तरीके से लगातार कई जगहों पर इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, उसी कड़ी में यहां भी आपको ये बदलाव नजर आएगा जिसमें भक्त चरण दास को बदला जा सकता है। जो सोर्सेज जानकारी हम तक दे रहे हैं, बिहार के प्रभारी बदले जा सकते हैं, भक्त चरण दास को बदला जा सकता है। लेकिन सवाल अब ये कि भक्त चरण दास को बदलकर किसे ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? राहुल गांधी के हालांकि विदेश से आने का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही ये फैसला जो है वो संभव हो सकता है। प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करेंगी, जैसे कि पहले ही खबरें सामने आ रही हैं कि इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं उतरने वाली हैं। वो प्रचार करती हुई नजर आएंगी तमाम राज्यों में जाकर, कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने के लिए उनकी तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई प्रचार किए जाएंगे। और रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रवि, क्या ये माना जाए कि जो नया चेहरा होगा उसमें जाति वाली जो समीकरण रहती है वो देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए, बिहार के बारे में सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में जो प्रभारी हैं उनको बदला जा सकता है। जो चुनावी राज्य हैं, जैसे 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, वहां पे किसी भी तरह का बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो अन्य राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो या झारखंड है, वहां पे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए बदलाव किए जाएंगे। झारखंड के बारे में सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है। उसके लिए जो वहाँ के लीडर्स हैं, उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और अपनी मांग भी रखी थी कि वहाँ पे बदलाव किया जाए। बिहार में चूंकि कुछ दिनों पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, तो बिहार के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे प्रभारी को बदला जा सकता है। वहाँ के प्रभारी हैं, तो मंथन जारी है और इंतजार किया जा रहा है। करीब 20 तारीख को राहुल गांधी विदेश से दिल्ली आ सकते हैं और उसके बाद इसकी घोषणा हो सकती है, जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेकर कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि झारखंड से सुबोध कांत सहाय को बड़ी जिम्मेदारी संगठन में मिल सकती है। झारखंड से इससे पहले डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में थे। अब माना जा रहा है कि 2 लोगों को वहां से वर्किंग कमेटी में जगह मिल सकती है। तो एक मंथन चल रहा है कि दोनों राज्यों में से किनको दिल्ली लाया जाए और किस तरह का वहां पर बदलाव किया जाए। रवि सिसोदिया, क्या बिहार में नाम सामने आ पा रहे हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, अभी नाम किसी के भी सामने नहीं आया है, लेकिन मंथन है। चूंकि ये शुरुआती स्टेज है, ऐसा बताया जा रहा है कि शुरुआती स्टेज है, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य है, चाहे उड़ीसा हो या पश्चिम बंगाल हो, वहाँ के प्रभारी हैं चेला कुमार। उन्होंने खुद ही अपनी इच्छा जताई थी कि वो चाहते हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़े और वहाँ के प्रभारी किसी और को बनाया जाए। इसी के तहत चर्चा हो रही है। तमाम राज्यों को लेकर मंथन जारी है। जो लीडर्स हैं उनसे 1-to-1 की सलाह की जा रही है और इसमें तय किया जा रहा है कि जो भी बदलाव किए जाएंगे, चाहे प्रभारी को बदला जाए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष को, 2024 को देखते हुए उस तरह की तैयारियां होंगी और उसी तरह के बदलाव किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिसोदिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिर्फ बिहार में नहीं, झारखंड में भी फेरबदल के आसार साफ नजर आ रहे, जैसे हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है, राजेश ठाकुर बदले जा सकते हैं। जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की मांग लगातार तेज की जा रही थी और कई सीनियर लीडर आला कमान से इसे लेकर दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं। झारखंड नेतृत्व को लेकर हालांकि इस वक्त मंथन किया जा रहा है कि ये चेहरा कौन होगा, नाम कौन होगा।
गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण करने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में मुख्य आरोपी शहनवाज खान को यूपी पुलिस अपने साथ ले गई। उससे पहले उसे महाराष्ट्र के ठाणे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उसके ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी दे दी। यूपी पुलिस उससे अब कड़ी पूछताछ करेगी। पूछताछ में धर्मांतरण को लेकर कई अहम राज खुलने की उम्मीद की जा रही है। वहीं बड़ी खबर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से जुड़ी हुई आ रही है। बिपरजॉय लगातार भयंकर होता जा रहा है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। ये चक्रवाती तूफान गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गुजरात के बंदरगाह पर बड़े खतरे का संकेत मंडरा रहा है। कच्छ सौराष्ट्र के 9 बंदरगाह पर 9 नंबर का सिग्नल जो है वो लगाया गया है। सरकार ने गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही राहत और बचाव कार्य को लेकर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है। पीएम की अगुवानी में जो इस पूरी बैठक को किया गया और लगातार इस पर मंथन और चर्चा भी की जा रही है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त। तो बिपरजॉय गुजरात की ओर तेजी से बढ़ता हुआ और इसे लेकर के जिस तरीके से अलर्ट जो है, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो या फिर केंद्र सरकार की तरफ से हो, वो जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस तेजी से ये चक्रवाती तूफान गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है वो नुकसानदायक हो सकता है और इसलिए एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर 9 नंबर का सिग्नल लगाया गया है, यानी कि इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। समुद्र में जाने वाले तमाम लोगों के लिए ये इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी, जिसमें गुजरात के बंदरगाह पर खतरा साफ तौर पर मंडराता हुआ। तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक के लिए ये अलर्ट जारी है। पीएम जो है वो बैठक लगातार कर रहे हैं अधिकारियों के साथ कि आखिर क्या एहतियाती कदम जो है वो इस वक्त उठाए जाने चाहिए। इस तूफान के इस बंदरगाह को जैसे ही हिट करे उससे पहले ही वो क्या कदम होने चाहिए। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनूप, चूंकि लगातार इस पर बैठक हो रही है, क्या ये बैठक अब इस वक्त चल रही है या खत्म हो गई है प्रधानमंत्री की? देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के जो है बड़े अधिकारी मौजूद थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इस जो ये चक्रवाती तूफान आने वाला है उसको लेकर गंभीर है और इनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जान मान की हानि ना हो। देखिए, जो खबर है कि 15 जून तक जो है गुजरात के कच्छ जिले और से टकराने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर के केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है। किस तरीके से जो तमाम एजेंसियां हैं, तमाम एनडीआरएफ की टीम है, क्या उस पर एहतियात कदम उठा रही है, किस तरीके से वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। तो ये तमाम बातों की जानकारी जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाई लेवल बैठक में की है और जाहिर सी बात है, सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने थॉट भी दिए हैं। एक तरह से जो तैयारियां हैं एजेंसी की उसको जाना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई सुझाव दिए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है इस आपदा से निपटने को लेकर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बिपरजॉय पर बेहद गंभीर है और उसे लेकर के उनकी तरफ से जो सुझाव होने चाहिए थे वो इस बैठक पे अधिकारियों तक रखे गए। अधिकारियों की तरफ से क्या यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं उस पर चर्चा की गई और ये कहा जा रहा है कि 15 जून को ये जो चक्रवाती तूफान है वो गुजरात के बंदरगाह को हिट करने वाला है और उससे पहले ये कदम उठाए जा रहे हैं। बिपरजॉय अभी अरब सागर की ईस्ट सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों में है और ये इसकी अभी गति जो है 165 से 175 किलोमीटर पर आवर है हवा की गति। लेकिन वो लगातार अभी धीरे धीरे 14 की सुबह तक उत्तर की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे और फिर 14 की मॉर्निंग के बाद वो अपना दिशा परिवर्तन करते हुए उत्तर पूर्व की तरफ हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका पे पास 15 की सुबह तक पहुंचेंगे और 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे।
वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन सफल रहा है। ट्रायल रन के दौरान ट्रेन 5 घंटे 40 मिनट में पटना से रांची पहुंच गई। ये ट्रेन सुबह 6:55 पर पटना रेलवे स्टेशन से खुली थी और रास्ते में जहानाबाद, गया, कोडरमा, हजारीबाग और बरकाकाना होते हुए ये ट्रेन तय समय से 20 मिनट पहले ही दोपहर 12:40 पर रांची रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी। इस मौके पर ट्रेन की एक झलक पाने के लिए रेल यात्रियों का तांता लगा रहा। कई यात्रियों को ट्रेन के साथ सेल्फी लेते हुए भी देखा गया। मसौड़ी के तारेगना स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए बीच रेलवे ट्रैक पर लोग खड़े नजर आए। तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा कि कैसे जो लोग थे इन ट्रेनों को देखने के लिए यहां पर खड़े नजर आए ट्रैक पर, जो कि जोखिम भरा हो सकता है। तस्वीरें आपके सामने और किस तरीके से जान जोखिम में डालकर वंदे भारत ट्रेन की तस्वीर खींचने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो तारेगना स्टेशन पर उमड़ी हुई थी। ये भीड़ बीच रेलवे ट्रैक पर भी आपको खड़ी नजर आ रही होगी। इसे हटाने की जहमत ना तो आरपीएफ उठाती हुई दिखी और ना ही जीआरपी के आपको जवान यहां नजर आ रहे होंगे। इस तरह रेलवे ट्रैक पर खड़ा होकर और सेल्फी लेना या फोटो खींचना और खिंचवाना कानूनन अपराध भी है, लेकिन इसके बावजूद देखिए लोग जो हैं वो यहां पर खड़े भी हैं। इन्हें अपनी जान की परवाह नजर नहीं आती और जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो भी यहां दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। रांची रेलवे स्टेशन पहुंची वंदे भारत ने यात्रियों को ट्रेन के नए जनरेशंस का एहसास कराया। वंदे भारत के अंदर का इंटीरियर और उसकी सुविधाएं जो हैं वो यात्रियों का दिल जीत लेती हुई नजर आई। वंदे भारत ट्रेन का इंटीरियर दिखा रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। वंदे भारत की आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखलाने के लिए जा रहे हैं। ट्रायल रन के दौरान पटना से जो वंदे भारत रांची पहुंची है, रांची पहुंचने के दौरान जो 8 बोगी आई है उस एक बोगी में हम हैं और हम आपको दिखलाते हैं कि अगर आप वंदे भारत में सफर करेंगे तो आपका सफर कितना आरामदायक होगा। देखिए हम एक सीट पर बैठे हैं और सीट पर बैठने के दौरान जो कंफर्ट है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने में जो है इसको ऐसे आप जो है इसे खोल सकते हैं। आप ट्रे पर चाय कॉफी नाश्ता भी कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि वंदे भारत जो है आप लोग ट्रेन में सफर किए ट्रायल रन के दौरान? अच्छा लगा और ट्रेन के हिसाब से अच्छा लगा। ठीक है, और टाइमिंग बहुत कम है। एक यात्री के तौर पर बताइए कि जो यात्री सफर करेंगे वंदे भारत में उनका अनुभव कैसा होगा? एक फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट के जैसा महसूस होगा, पूरा लग्जरियस लगेंगे। और क्या देखे होंगे कि अभी तक ये जो हमारा ये है, ये क्या होता है हमारे फ्लाइट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, पानी उनी की जरूरत होता है तो इसको हम लोग ऑन कर देते हैं तो हमारा जो भी होता है वो लोग आ जाते हैं। ऐसी ये इंडिकेटर है कि अगर हम ये इंडिकेट करता है तो ये सूचना देगी, किसे देगी सूचना? हमारे जो भी यहाँ पे रेलवे के होंगे लोग आ जाएंगे। बाथरूम जो वंदे भारत की है आप देख सकते हैं कि वंदे भारत की एक तो आपको सिर्फ यहाँ पर जो दिया गया है, एक यहाँ पर देखिए बेसिन है। आमतौर पर जो ट्रेन में आप ऐसी बेसिन नहीं देखते हैं। और यहाँ पर बेसिन के बाद यहाँ पर जो है इंडियन जो आप कह सकते हैं शौचालय है और यहाँ पर ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मतलब कि हर बोगी इंटरकनेक्टेड है, तमाम खूबियों से जुड़ी है। ट्रायल रन तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसका शुभारंभ कब होगा, पटना से रांची के बीच वो तारीख कौन सी होगी जब वंदे भारत का आनंद आम यात्री उठा सकेंगे। लिहाजा रांची रेलवे स्टेशन पर क्रेज भी है और लोग वंदे भारत का बेसब्री से जो इंतजार था ट्रायल रन के दौरान वो इंतजार खत्म हुआ। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पत्नी ने पति को जिंदा जला दिया है। पेड़ में बांधकर पति को पत्नी ने जिंदा जलाया है। पसंद नहीं आने पर जिंदा जला दिया। क्या 1 साल पहले शादी हुई थी। जख्मी पति का इलाज फिलहाल इस वक्त अस्पताल में चलता हुआ। असली देवसर गांव की यह घटना बताई जा रही है। साहिबगंज थाना इलाके की घटना जहां पर जख्मी पति का नाम शंभू बताया जा रहा है, जिसकी शादी 1 साल पहले ही छोटी कुमारी से हुई थी। लेकिन छोटी शंभू को पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से वो पति पर केरोसिन छिड़ककर माचिस से आग लगा देती है। हालांकि गांव के लोगों की मदद से शंभू को तुरंत एसकेएमसीएच के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज इस वक्त चल रहा है। इधर पुलिस ने आरोपी पत्नी छोटी कुमारी को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। तो किस तरीके से यहां पर एक
पत्नी ने अपने पति को जिंदा जलाने की कोशिश की केरोसिन तेल डालकर। बताया जा रहा है कि उसे पसंद नहीं था यह शख्स और इस वजह से उसने जलाने की कोशिश की। हालांकि गांव वालों ने यहां पर तत्परता दिखाई है और जिस वजह से इस शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया, एसकेएमसीएच पहुंचाया गया, जहां पर इसका इलाज इस वक्त चल रहा है। हालांकि स्थिति कैसी है इसकी जानकारी नहीं है। साहिबगंज थाना इलाके की इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप जरूर मच गया। पुलिस फिलहाल आरोपी जो पत्नी है छोटी कुमारी, उसे अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे की असल वजह रही क्या। मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन पर। प्रियांक, वजह क्या है असल इस पूरे घटना के पीछे? छोटी कुमारी का बयान क्या दर्ज कराया गया है? जी, छोटी कुमारी को फिलहाल तो हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। लेकिन जब हमने शंभू से बातचीत की है तो शंभू ने बताया है कि दरअसल उसकी पत्नी उसे पसंद नहीं करती थी। बीते साल 6 जून को उन दोनों की शादी हुई थी और उसके बाद से उनका संबंध जो है वो पति पत्नी के रूप में था नहीं। तो ऐसे में जो है मतलब संबंध मधुर न होना ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जिसके बाद जो है उसके परिवार की तरफ से जो है वो कहा जाता था कि नहीं, हम तुम्हारी शादी कहीं और नहीं कर सकते, उसी के साथ रहना है। तो इसको लेकर जो है उस महिला ने यह जो षड्यंत्र रचा है उसके बाद फिर उसे लेकर गई और मैके से वो अपने ससुराल लौटी और फिर शंभू को प्रेम से बात करके उसको नहर के किनारे ले गई और पैर में बांध दिया, फिर उसे आग के हवाले कर दिया था, उसे जला दिया था। हालांकि वो बच गया है, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। स्थिति डॉक्टर क्या बता रहे हैं इस वक्त इस शख्स की? स्थिति यही है कि उसका शरीर जो है वह करीब 40% से ज्यादा जल चुका है, लेकिन वह जो है फिलहाल खतरे से बाहर है। हालांकि डॉक्टर जो है वह इलाज कर रहे हैं उसका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक इस तमाम जानकारी के लिए। जब भी कहना था से किया हमसे, एक बाद मेथी तेल पानी पता आग पता ये मेथी तेल पता के छलाही मार दिया, पत्नी मेरे पता दिया। वो अपना गुस्सा में हम नहीं रहेंगे, तुम्हारे पसंद नहीं है तो ये नहीं है, खाना ठेगा नहीं है। इसके साथ में मामला इसका पत्नी किया है, जो किया है वो क्या किया? पत्नी इसको घर से निकाल कर ले गई पुल्हा के, जे चलिए उधर बाहर हवा खाने, आपसे हम मिलजुल के अब रहेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आप ही का घर में रहेंगे, अब हम मान गए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर जेडीयू ने जोरदार हमला किया है। जेडीयू ने सम्राट चौधरी की डी.लिट की डिग्री पर सवाल खड़े किए हैं। जेडीयू का कहना है कि सम्राट चौधरी ने 2020 के विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र में जो जानकारी दी उसके मुताबिक उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डी.लिट की डिग्री ली है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि अमेरिका में कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी नाम का कोई शैक्षणिक संस्थान है ही नहीं। साथ ही सम्राट चौधरी के नाम पर भी सवाल खड़े किए गए। जेडीयू का कहना है कि सम्राट चौधरी 2005 में राकेश कुमार के नाम से विधानसभा चुनाव लड़ते थे, लेकिन बाद में उनका नाम सम्राट चौधरी हो गया। जेडीयू ने सम्राट चौधरी से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। जेडीयू ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की डिग्री पर बड़े सवाल खड़े किए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नीरज कुमार, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, और प्रवक्ता राजीव कुमार सिंह जो एमएलए भी हैं। बाजाप्ता पूर्वक कागज उन्होंने रखा है। क्या है आपका आरोप सम्राट चौधरी पर? माननीय सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहले राकेश कुमार के नाम से जाने जाते थे, फिर सम्राट चौधरी के नाम से जाने लगे और कैलिफोर्निया पब्लिक विश्वविद्यालय से इन्होंने डी.लिट की डिग्री का दावा किया है एफिडेविट में। और जब मैंने इस विश्वविद्यालय की जांच पड़ताल की तो अमेरिकी सरकार के वेबसाइट पर इस विश्वविद्यालय कहीं दर्ज नहीं है। तो ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया पब्लिक विश्वविद्यालय कोई सरकार के मानक के अनुसार नहीं मिला। तो आपने जो डिग्री लिया है अपना रोल नंबर जारी करिए, किस साल आपने डी.लिट की डिग्री ली है यह जारी करिए, चूंकि जनता अपेक्षा करती है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता रहनी चाहिए। खबरदानापुर के नेवरा से अंशुल होम लोन क्रिकेट एकेडमी की तरफ से बिहार स्तरीय टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा और
अंशुल होम के एमटी राहुल कुमार ने किया। अंशुल होम के एमटी राहुल कुमार के दादा और स्वतंत्रता सेनानी राजेश्वर राय के नाम पर लगातार तीसरी साल राजेश्वर राय मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में पूरे बिहार के 30 जिले से क्रिकेट टीम ने भाग लिया है। इस क्रिकेट टीम में महिलाओं की प्रतिभागी जो है वो सबसे ज्यादा उनकी नजर आई। डायरेक्टर राहुल कुमार ने बताया, हमारी मंशा है कि बिहार के लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें और उसमें भाग लें। उसके लिए लगातार अंशुल क्रिकेट एकेडमी हर तरह के सहयोग देने के लिए तैयार है। समारोह के आयोजन के लिए राहुल जी को और अंशुल होम को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम यहां करवाया है। बिहार में इसकी काफ़ी ज़रूरत है और मैंने देखा है कि अंडर 17 बच्चे काफ़ी उत्साहित होकर इसमें भाग ले रहे हैं, जिससे उनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, मौका मिलेगा। मैं उन्हें इसके लिए साधुवाद देता हूं। ये मेरे दादा के नाम पर है, स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी श्री राजेश्वर राय मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। ये तीसरा साल हमारा हो रहा है। 2 साल से ऑलरेडी हम लोग सक्सेसफुल करके ये तीसरा साल में हम लोग आए हैं। क्योंकि ये अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट है, बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जिनको इनिशियल में आप जब टूर्नामेंट खेलते हो और सक्सेसफुली टूर्नामेंट कंप्लीट होता है, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो हम लोगों ने इस ग्राउंड को पूरा बनाया है। टर्फ विकेट पर मैच हो रहा है, पूरे 30 ओवर्स का मैच है। तो इसमें कहीं ना कहीं जितने बच्चे लोग हैं जो बिहार में मेहनत कर रहे हैं, उनको एक मौका मिल रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।